Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 31st of July 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So in the today's session, we are going to discuss an article which was covered by The Hindu in its recent days cover up because in previous 2 days there was no DNA at our end. So I am going to cover up all those issues like the issue from the Sunday itself. So I have selected a topic that is very important and it is in limelight due to some issues in the news. So first of all, you know that UPSC, that is Union Public Service Commission, which is responsible for conducting multiple type of examination including Group A and Group B services. So first of all, we are going to discuss this article. Just start from the first one. In 2026 यूपीएससी को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे जब इसको प्री इंडिपेंडेंट टाइम्स में इसको हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे. इट मीन्स इट्स नेम वाज एफपीएससी. जो आज हम इसको यूपीएससी बोलते हैं उस समय इसका नाम एफपीएससी हुआ करता था. 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. इट मीन्स अब आप देख लीजिए कि 2026 में से आपको 100 अगर माइनस कर देंगे आप तो क्या आपके पास में आएगा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्यों ये सब न्यूज़ में है और क्या इसका बेसिक सा पॉइंट क्या है. यूपीएससी को क्रिएट किया गया था कि एग्जामिनेशन सिस्टम में अनबाइज्डनेस रहे और वो अनबाइज्ड रिक्रूटमेंट हो सिविल सर्विसेज के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस इंटरेस्ट उसमें बना रहे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको स्टार्टिंग में ही ऑटोनोमस स्टेटस दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 ये इसको डिफ़ाइन करता है कि यूपीएससी का मीन्स जो भी प्रोविजंस हैं वो इसमें स्टार्ट होते हैं. इफ वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी रोल ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देन इट इज़ टू कंडक्ट फेयर एंड फ्री एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड वेरियस अदर सर्विसेज. ऑफ कोर्स जिसको हम कहते हैं आईएएस है ना, और आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज और भी इंडियन अकाउंट्स ऑडिट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं. अभी यूपीएससी न्यूज़ में क्यों आया. यू नो ट्रेनी एक आईएएस ऑफिसर ट्रेनी है दैट इज़ पूजा खेड़कर और उन पर ये एलिगेशंस हैं दैट शी यूज्ड सम फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स टू हाइड इट्स आइडेंटिटी. तो फोर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने एक तो इसके रिगार्डिंग में यूज़ किया उन्होंने, प्लस जो पीडब्ल्यूडी के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने मीन्स उन पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ऐसे फोर्ज सर्टिफिकेट बनाए और इसके अगेंस्ट में फिर यूपीएससी ने एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया है. ये जो महिला हैं ये सीएससी 2022 इट मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 की बैच में सेलेक्ट हुई थी. अब इन पर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने 12 टाइम्स एग्ज़ाम दिया जबकि ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 9 अटैम्प्ट हैं, जनरल के लिए मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स हैं और एससी एसटी के लिए तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं अनलिमिटेड. सो अगर इसका कुछ हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो 2021 से 22 अब तक ऐसे 8 केसेस मिल चुके हैं. 8 ऐसे केसेस अब तक हुए हैं जहां पर जैसे कि उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, चीटिंग की एग्जामिनेशन में, पोजेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स उनके पास में मिला ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. एक केस तो एक ऐसा भी आया था कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड आईपीएस थे और जब वो मीन्स दोबारा से अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये एक मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में पकड़े गए थे. तो ऐसे केसेस भी यूपीएससी में आते रहे हैं. जनरली सोसाइटी में ये कंसेप्शन है दैट यूपीएससी में कभी भी कोई भी माल प्रैक्टिस या चीटिंग वगैरह नहीं होती, बट ऐसे केसेस कई बार आ जाते हैं. और कई सारे लोगों पर ऐसे भी आरोप हैं, एलिगेशंस हैं कि उन्होंने अपनी कास्ट को भी मिसयूज़ किया, अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को मिसयूज़ किया और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनता है उसको भी यूज़ किया अपने कोटा बेनिफिट्स वगैरह के लिए और हायर रैंक की सर्विस में अपने आप को लाने के लिए. ऐसे कई बार हो चुका है. केसेस ऑफ फ्रॉड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अमिताभ कांत जो फॉर्मर नीति आयोग के चीफ हैं और इंडिया G20 के शेरपा भी रहे हैं ये इंडिया की तरफ से.
ठीक है, उन्होंने 20th ऑफ जुलाई को एक्स पर, दैट इज़ ऑन ट्विटर पर, अपना एक कमेंट लिखा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से भी यूपीएससी पर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं। और इनका देखो कमेंट कितना इम्पोर्टेंट था कि सेवरल केसेस ऑफ फ्रॉड थ्रू यूपीएससी फॉर एंट्री टू टॉप सिविल सर्विसेज आर बीइंग अलेस्ड और all such cases must be fully investigated and strongest action taken। ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए, उनके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी शुड नेवर गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। जब इन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट पर रहते हुए कमेंट किया है तो ये मीन्स नेचुरल है कि यूपीएससी पर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। अगर हम इसी में थोड़ा सा और बात करें तो यूपीएससी ने ऐसे एलिगेशंस के बेसिस पर अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है और इसमें वो आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट और ऑथेंटिकेशन और उसमें सीसीटीवी कैमरेज का यूज़ और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। इट मींस अब थंब इम्प्रेशन के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आप अपना नेम चेंज कर लेंगे लेकिन आधार का डेटा, फिंगरप्रिंट, आपकी आइरिस स्कैन, आपका फेशियल जो रिकग्निशन, वो सब आप फिर कंप्यूटर सिस्टम को, एआई को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तो ये सिस्टम अब आने वाला है यूपीएससी में। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर हम बात करें तो इसका डेटा कहता है कि 22-23 में 32.39 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 16.82 लाख पीपल ने इसमें एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, जिसके कि हम कहें तो 51.95% का अपीयरेंस रेट इसमें है। अब अगर हम केवल सिंगल ईयर की बात करें जिसमें पूजा खेडकर का सिलेक्शन हुआ तो CSE 2022 जिसमें 11.35 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 5.7 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ अराउंड 50.51% अपीयरेंस इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर ये बात करते हैं इसी रिपोर्ट के बारे में जो कहती है कि 2017-18 से 22-23 दैट इज़ अराउंड 5 ईयर्स का अगर हम एवरेज निकालें, 5 ईयर्स की अगर बात करें तो यूपीएससी ने अपने पास जो एग्जामिनेशन में फ़ीस वगैरह ये लेते हैं तो 142.9 करोड़ रुपीस का इनकी इनकम हुई, जबकि यूपीएससी का जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, वो 922.82 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर हुआ। ये इतना डिफरेंस क्यों मिल रहा है? देखो, इनका एक्सपेंडिचर 922 करोड़ है जबकि इनकी इनकम हुई 142 करोड़। देखो, विमेन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट्स, इनको फीस से पूरी तरह से एग्जामिशन मिला होता है, इसीलिए यूपीएससी की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट उसको फिर बेयर करती है। 2015 में एक बासवान कमेटी बनी थी, दैट इज़ BS बासवान कमेटी, जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। उन्होंने कॉम्प्रहेंसिवली इस सिस्टम को, यूपीएससी के एग्जामिनेशन को जो है एग्जामिन किया था, उसकी एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की थी। अब तक हम अगर बात करें तो 9 टाइम्स ऐसी कमेटी बन चुकी हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, अगर रिसेंट की थोड़ा हम बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस फील्ड में, दैट इज़ 1976 की कोठारी कमेटी है जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। उसने एक अब ऐसा मीन्स एक क्वेश्चन मार्क लगाया था कि जब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, देखो एक 3 मंथ की यहाँ पर बेसिक कोर्स होता है, तो इस कमेटी का ये कहना था कि आप 3 मंथ का बेसिक कोर्स सबको कराएं, ऑल कैंडिडेट्स को, जितने भी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर के आते हैं। उसके बाद उनकी सर्विस का आप एलोकेशन कीजिए। इट मीन्स उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन आईएएस होगा, कौन आईपीएस होगा, कौन पीसीएस होगा। सॉरी, पीसीएस का इसमें नहीं होता है, कौन आईएफएस होगा या फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट होगा। तो ये कहते हैं कि बिकॉज़ आप पहले से ही जब रिज़ल्ट आता है तो किसी को आईएएस आईपीएस पहले ही अलॉट कर देते हैं और उसकी वजह से इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती हैं कि जो कैंडिडेट आईएएस के लिए सूटेबल था उसको आपने आईपीएस दे दिया, जो आईपीएस के लिए था उसको आपने आईएएस दे दिया। इट मीन्स इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि किसी भी कैंडिडेट को आप आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस या ऐसी किसी भी सर्विस में 3 मंथ के बेसिक कोर्स के बाद उनका सिलेक्शन कीजिए, कैडर उनको अलॉट कीजिए उसके बाद। बिकॉज़ अगर आप पहले से ही ऐसा कर रहे हैं तो इसका कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, इसकी वजह से अनहेल्दी राइवलरी होती है और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। राइवलरी क्या होती है? बिकॉज देखो, जब कैंडिडेट्स को पहले ही आप आईएएस, आईपीएस अलॉट कर देते हैं या आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट कर देते हैं,
तो IAS, IPS, IRS इनमें भी आपस में राइवलरी हो जाती है। इसमें भी एक कंपटीशन जैसा माहौल रहता है। ये सोचता है कि ओनली हम ही सीनियर हैं, हम ही बड़े हैं। IPS सोचते हैं हम ही सुपीरियर हैं, IRS को लगता है हम हैं। तो ये राइवलरी भी क्रिएट हो जाती है बिकॉज आप पहले ही उनकी जो पोस्टिंग्स अलॉट कर देते हैं। रिसेंट इस इशू की अगर मैं बात करूं तो UPSC पर अभी इस समय कुछ जो एलिगेशंस हैं मैल प्रैक्टिसेस के, उनको अगर हम देखें तो वो एक और इशू उसमें ऐड हो गया कि इसके UPSC के जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन से रिज़ाइन कर दिया कुछ ही दिन पहले। हालांकि उनका जो टेन्योर था इट वाज गोइंग टू कंप्लीटेड इन 2029, लेकिन उन्होंने टाइम से पहले ही जो है रिजाइन कर दिया। हालांकि इस पर अपोजिशन ने भी कई सारे क्वेश्चंस उठाए हैं कि इन्होंने पर्सनल रीजन से ऐसा क्यों रिजाइन किया, या क्या उन पर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर था, या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो रिसेंट मेमोरी में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा केस हमें देखने को मिलता है। प्लस अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो पूजा खेड़कर का मैटर था, या एग्ज़ाम में चीटिंग का अगर हम बात करें, जो मोबाइल फ़ोन वगैरह पकड़े गए, IPS ऑफिसर पकड़े गए खुद से जो एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे थे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में जो UPSC है उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगे हैं। जैसे इन क्वेश्चंस में इस आर्टिकल में एडेड नहीं है, अब वो मैं अगर जो एलिगेशंस बताऊं तो क्या है। UPSC का जैसे कि प्री का एग्ज़ाम हुआ 2024 में, तो ये रिज़ल्ट तो डिक्लेयर कर देंगे कि कौन सेलेक्ट हुआ प्री में, कौन क्वालिफाई हुआ, लेकिन आपको मार्क्स नहीं बताएंगे नेक्स्ट ईयर तक। आपको आंसर की प्रोवाइड नहीं कराएंगे नेक्स्ट ईयर तक, बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको आंसर की बताने में क्या प्रॉब्लम है। आपको स्टूडेंट्स के स्कोर जो हुए हैं, मार्क्स हैं, वो बताने में क्या दिक्कत है। अगर कोई स्टूडेंट 1 मार्क्स से रह गया और आप उसको नेक्स्ट ईयर बताओगे कि उसका क्या स्कोर था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में, तो जो कैंडिडेट है वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि उसकी कहाँ मिस्टेक्स थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि UPSC को लेकर के इतने सारी मार्केट में रील्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, लॉन्ग वीडियोस मिलते हैं, जिन पर बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं। एक्चुअल में जो UPSC का एक सिस्टम ऐसा बन चुका है काफ़ी लंबे टाइम से कि जो कैंडिडेट एक बार इस एग्ज़ाम में आ गया तो उसका निकलना इसमें से लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और उनको ट्रांसपेरेंसी इस एग्ज़ाम में अभी भी देखने को नहीं मिलती है। चाहे वो आंसर की बात हो, चाहे टाइम पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बात हो, चाहे स्टूडेंट के स्कोर कार्ड की बात हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, UPSC पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि जब इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड IPS मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ के साथ में पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज़ को लेकर के इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। बाकी अभी जो नई रिपोर्ट्स वगैरह कुछ आएंगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअल इश्यूज़ हैं। सो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी 2 दिन के जो क्वेश्चंस हैं MCQ जो हम आपको डिस्कस कराते थे, वो नेक्स्ट वाले सेशन में हम सारे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे स्लोली, और इसी तरह से हम डिफरेंट आर्टिकल्स को इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।